हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइज चलिए बिना विलंब करे जानते हैं आज की डेली लीगल न्यूज़। तो गाइज जो पहली खबर निकल के आ रही है वो मद्रास हाई कोर्ट से निकल के आ रही है। और गाइज मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया एक बार फिर से। तो बेसिकली पहली बात तो अगर आप एक लॉ की फील्ड को बिलोंग करते हो तो आप जानते हो कि जो सीनियर एडवोकेट्स हमारे जो होते हैं वो अगर किसी जूनियर को अपने पास रखते हैं काम सिखाने के लिए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा पाया जाता है कि वो अपने जूनियर्स को कुछ भी पे नहीं करते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब एक छोटा सा अमाउंट भी नहीं दिया जाता है। हालांकि सारे सीनियर एडवोकेट्स ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जगह ऐसे ही होता है। इस प्रॉब्लम को सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार एक्नॉलेज कर चुकी है और काफ़ी बार अर्ज किया है सीनियर एडवोकेट से कि आप अगर अपने जूनियर से मेहनत करवाते हो, उससे काम करवाते हो तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब गाइज यहाँ पे भी मद्रास हाईकोर्ट ने फिर से इस चीज़ को रीइटरेट कर दिया है और तमिलनाडु और पौंडीचेरी की बार काउंसिल से ये अर्ज किया है कि आपको जो सेक्शन 6 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट कहता है कि एक वेलफेयर फंड होना चाहिए जिससे आपको इन एडवोकेट्स के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ पे करना चाहिए और डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए उनके लिए। इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स अपने साथ जो जूनियर को रखते हैं उनसे काफ़ी सारा काम करवाते हैं, उनको पेमेंट नहीं देते, स्टाइपेंड नहीं देते हैं बिल्कुल भी, तो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। एक तरह से आप उस जूनियर लॉयर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो प्लस उसकी आप फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे डायरेक्शंस भी दिए मद्रास हाईकोर्ट ने कि बार काउंसिल को कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि अगर कोई जूनियर लॉयर किसी सीनियर के साथ काम कर रहा है, सीनियर उससे काफी सारा काम करवा रहा है, तो उसको उन सीनियर एडवोकेट को, उस जूनियर लॉयर को कुछ ना कुछ स्टाइपेंड पे करना चाहिए। ऐसी गाइडलाइंस आप बनाइए। और कहीं ना कहीं तमिलनाडु की बार काउंसिल के ऊपर ये एक जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी वकील उनके साथ अगर रजिस्टर्ड है उनके बार काउंसिल में तो यहाँ पे तमिलनाडु बार काउंसिल को उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। और इनफैक्ट ये जो जूनियर लॉयर्स होते हैं उनको इतना मिनिमम स्टाइपेंड तो मिलना चाहिए कि वो अपनी बेसिक लाइवलीहुड्स को मीट कर सके, जो बेसिक मतलब नेसेसिटीज होती हैं वो उनको मीट कर पाए। इसीलिए आप कई बार इस फील्ड में पाओगे, लिटिगेशन की फील्ड में, कि जो हमारे यंग लॉयर्स होते हैं वो इस लिटिगेशन की फील्ड में जाना प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस फील्ड में जाएंगे तो 4-5-6 साल उनको स्ट्रगल पे स्ट्रगल ही करना है, फिर जाके कुछ इनकम आना स्टार्ट होता है। इसलिए आप देखोगे जो हमारे वेरियस एनएलयूज होते हैं वहाँ के जो शार्पेस्ट माइंड्स होते हैं वो कॉर्पोरेट जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी अच्छे लीगल फर्म में अपने आप मतलब ज्वाइन कर लेते हैं जाके, क्योंकि वहाँ पे क्विक मनी मिल जाता है, तुरंत बढ़िया अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। इसलिए अगर कोई ऐसा शार्प माइंड अगर लिटिगेशन में आ रहा है तो उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। अब गाइस यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने इतनी सारी बातें ऐसे ही नहीं बोली हैं, बल्कि यहाँ पे एक पिटिशनर होती है फरीदा बेगम नाम की, जो पिटिशन डालती हैं हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट में, ये कहते हुए कि जो तमिलनाडु बार काउंसिल है उसमें जो एडवोकेट्स के लिए जो वेलफेयर फंड है उसके बेनिफिट्स को नहीं दिया जा रहा है एडवोकेट्स को। इनफैक्ट ऐसी 200 एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई है और काफी समय से यहाँ पे कोई भी बेनिफिट्स एडवोकेट्स को नहीं दिया गया है। अब गाइस यहाँ पे बार काउंसिल का ये कहना है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, बल्कि ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो हमको ही फंड नहीं दे रही है, तो जब हमको फंड नहीं देगी तो हम आपको कैसे देंगे। इनफैक्ट बार काउंसिल का ये भी कहना है कि वकीलों के वेलफेयर के लिए जो हम लोगों ने स्कीम बनाई है उसको अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल भी नहीं मिला है। और गाइस इसी के चलते मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट और पौंडीचेरी की अथॉरिटीज को भी डायरेक्शंस दिए ये बताने के लिए ऐसे कितने वकील से जो इन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है और कितना फंड अभी जाना है, कितना वहां पे देना है, ये पूरी डिटेल सबमिट की जाए। तो ये चीज है गाइस, मद्रास हाईकोर्ट का कहना यही कुल मिला के है कि ये जो हमारे जूनियर लॉयर्स हैं अगर वो काम कर रहे हैं तो उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए और जितना वो काम कर रहे हैं उनको उस हिसाब से उनको पैसा भी मिलना चाहिए ताकि वो डिस्करेज ना हो जाए लिटिगेशन में। तो ये चीज है। अब इसके बाद गाइस जो दूसरी खबर निकल के आ रही है वो दिल्ली हाईकोर्ट से निकल के आ रही है, जो कि रिलेट करती है डोमिनोज से। अब डोमिनोज आप जानते हो बहुत बड़ा पिज्जा का रिटेलर है, पिज्जा उनके काफी बहुत बढ़िया होते हैं। तो यहाँ पे डोमिनोज के साथ एक थोड़ा सा इनजस्टिस सा हो गया क्योंकि एक डोनिटोस करके एक आउटलेट खुल के आ गया है। तो यहाँ पे डोमिनोज का ये कहना है कि ये जो डोनिटोस खुला है ये हमारे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहा है, क्योंकि जो इनका लोगो है वो भी हमसे काफी ज्यादा सिमिलर है, प्लस जो इनका नाम है ये भी हमसे काफी ज्यादा सिमिलर है। तो यहाँ पे लोगों के साथ डिसेप्शन हो सकता है, उनको लगेगा वो डोमिनोज में जा रहे हैं लेकिन पता चला वो डोनिटोज है। क्योंकि आप दोनों का प्रोनाउंसिएशन देख लो, डोमिनोज, डोनिटोज, डोमिनोज, डोनिटोज, काफी ज्यादा ये सिमिलर है।
प्लस इनके लोगो भी वैसे ही हैं। तो यहाँ पे डोमिनोज के हिसाब से इस चीज से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और कहीं ना कहीं ये इंटेंशनली ये चीज की गई है। और जैसे ये डोमिनोज वाले पिज्जा बेचते हैं वैसे ये डोनिटोज, ये जो मैंने बताया, ये भी पिज्जा और बर्गर बेचते हैं और इनकी जो ओनरशिप है ये एमजी फूड्स करके कोई कंपनी है उसके पास है। और बेसिकली डोमिनोज को पहले ये मालूम भी नहीं था कि ऐसे नाम की कोई कंपनी भी चल रही है, ऐसा कोई आउटलेट चल रहा है। लेकिन डोमिनोज को एक वीडियो देखने को मिलती है यूट्यूब के ऊपर जिसमें डोमिनोज ने ये पाया कि हमारे मतलब नाम को ये लोग अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो इससे ये अग्रीड होकर यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के पास आते हैं एक इंजंक्शन लेने के लिए कि कोर्ट पास कर दे, इमीडिएट रिलीफ इनको दे दे, ताकि ये डोनिटोज वाले डोनिटोज नाम और उस लोगों को ये लोग यूज ना कर पाए। और यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट मान भी गई ये चीज गाइस, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज एडमिट की कि हाँ, अगर यहाँ पे इंटरिम रिलीफ इंजंक्शन नहीं दिया गया तो यहाँ पे डोमिनोज को काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। और यहाँ पे डायरेक्शंस दे दिए डोनिटोज को कि एक हफ्ते में आप ये सारी चीज़ें हटा दीजिए, क्योंकि ये जो डोमिनोज है डोनिटोज है ये फोनेटिकली और विजुअली बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो इससे कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में डिसेप्शन हो सकता है, मतलब मिसगाइड हो सकता है वो, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद गाइस जो खबर निकल के आ रही है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट से निकल के आ रही है। तो गाइस गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रूलिंग दे दी है और कहा है कि अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट है, अगर वो अनएम्बिगुअस है, क्लियरली मतलब स्टेटेड स्पष्ट रूप में कहा गया है, प्लस यहाँ पे जिसने कन्फेशन दिया है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वॉलंटरी उसने अगर कन्फेशन दिया है, तो ये तो सोल ग्राउंड बन सकता है उसके कन्विक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई कन्फेशन ऐसा है, अगर वो अनसाइंड है, मतलब जिस बंदे ने कन्फेशन दिया है अगर उसका उस कन्फेशन के ऊपर साइन नहीं है, तो उसको आप एक सोल ग्राउंड नहीं बना सकते हो उसको कन्विक्ट करने के लिए। हालांकि अगर अनसाइंड है, उसके साथ अगर और भी एविडेंसेस हैं जो उस कन्फेशन को मतलब जो उसका गिल्ट है उसको सपोर्ट कर दे, तो हाँ कन्विक्शन हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ एक अनसाइंड कन्फेशनल स्टेटमेंट है और कोई भी अदर एविडेंस नहीं है उसको कोरोबरेट करने के लिए, तो इस केस में उसको एक ट्रू कन्फेशन नहीं माना जाएगा। और कुछ ऐसा ही केस आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास। तो गाइज यहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि 2003 में एक महिला के रेप और मर्डर के केस में इनको कन्विक्ट कर लिया जाता है 2003 में। अब यहाँ पे गजब की बात यह है कि पिछले 21 सालों में ये अपील करने नहीं गए कहीं। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं अपनी याचिका लेके कि हमको प्री मैच्योरली रिलीज कर लीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने इनकी ये जो रिक्वेस्ट थी उसको डिनाई कर दिया, तब जाके ये पहुंचते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपनी अपील को लेके। तो यहाँ पे काफी थोड़ा चौंकाने वाली बात है, ये चीज काफी पहले कर देते तो शायद इनका काफी ज्यादा भला हो जाता। तो अभी ये आए तो यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने चीजें देखी, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पाया कि हाँ, यहाँ पे ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, यहाँ पे ना ही ये जो मतलब कन्विक्ट है, ना ही उनका साइन है, और जो जिस मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन लिया गया था उस मजिस्ट्रेट का भी साइन नहीं है यहाँ पे। और ये एक डायरेक्ट वायलेशन है ऑफ द सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, जो कि इस कन्फेशंस के बारे में बात करता है कि कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड होंगे। और इसका सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 164 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर कोई ऐसा कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो उसके ऊपर मतलब ये जो अक्यूज्ड है उसका साइन भी होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो इसको एक वैलिड कन्फेशन नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 164। प्लस गाइज यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस केस के और भी रिकॉर्ड्स मंगाने की कोशिश की है ट्रायल कोर्ट से। तो यहाँ पे पाया गया कि रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट से कहा गया कि आप रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करिए, जितना भी आप ला पाओ हमको ला के दे दो। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 ही डॉक्यूमेंट्स आ पाए। पहली तो एफआईआर जो उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट मतलब कन्विक्ट के अगेंस्ट थी। दूसरी चीज ये कन्फेशनल स्टेटमेंट जिसमें ना ही मजिस्ट्रेट का साइन है ना ही इस बंदे का साइन है, और तीसरी ये ट्रायल कोर्ट का जजमेंट जिसमें इनको कन्विक्ट कर लिया गया। और इसमें भी गाइस चौंकाने वाली बात ये है कि ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट ट्रायल कोर्ट से लाके हाईकोर्ट में दिया गया वो भी ओरिजिनल कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक फोटोकॉपी थी। तो ये भी एक दिक्कत की बात रही। प्लस ये जो अपीलांट के जो वकील थे उनका भी कहना था कि क्योंकि इस स्टेटमेंट पे ना ही वकील का साइन है, ना ही कि इस कन्फेशनल स्टेटमेंट पे क्योंकि ना ही मजिस्ट्रेट का साइन है ना ही अक्यूज का साइन है, तो एक तरह से ट्रायल कोर्ट के सामने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट कभी प्रूव ही नहीं हुआ। तो जब प्रूव ही नहीं हुआ तो इसको हमारे ये जो क्लाइंट है उसके अगेंस्ट में इसको यूज भी नहीं किया जा सकता है। और ये चीज गाइस गुवाहाटी हाई कोर्ट मान जाती है, और ये जो व्यक्ति थे 21 साल से जो जेल में थे उनको रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा नॉन कंप्लायंस था ऑफ द सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। कोर्ट ने यहाँ पे गाइस ये भी कहा कि क्योंकि यहाँ पे शुरुआत से ही प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल थे इस केस में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी मिसिंग थी। तो गाइस यहाँ पे कुल मिला के कोर्ट ने ये कह दिया, यहाँ पे अनसाइंड जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो एक सोल ग्राउंड नहीं बन सकता है अक्यूज को कन्विक्ट करने के लिए, गिवन दैट कि वहाँ पे कोई अदर एविडेंसेस भी नहीं है उस स्टेटमेंट को कोरोबरेट करने के लिए। तो यहाँ पे कुल मिला के जो प्रोसिक्यूशन थी
वो फेल कर जाती है टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और इसी की वजह से इस डाउट के फायदे के चक्कर में यहाँ पे कॉन्विक्ट का फायदा हो गया और उनको 21 साल बाद यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। अब इसके बाद गाइस जो खबर निकल के आ रही है केरला हाईकोर्ट से निकल के आ रही है, और गाइस केरला हाईकोर्ट का ये कहना है कि पहली बात तो मैटर रिलेट करता है एंटीसिपेटरी बेल से। तो यहाँ पे केरला हाईकोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई केस ऐसा आ जाता है जिसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है, मतलब पूछताछ की जरूरत नहीं है अक्यूज से, तो उसको सिर्फ इस बेसिस पे सोल ग्राउंड बना के आप उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकते हो। जी हाँ, बल्कि और भी सारी चीजें देखनी होती है। अगर आपको किसी व्यक्ति को बेल पे मतलब बेल देना है, उसको लिबर्टी देनी है जेल के बाहर घूमने के लिए, तो उसमें और भी काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे पहली चीज तो ये हो गई कि क्या उस अक्यूज के अगेंस्ट में प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। दूसरी बात आप ये देखोगे कि वहां पे जो ऑफेंस है उसका नेचर कैसा है, और उस ऑफेंस में ये जो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड है उस ऑफेंस के लिए वो कितनी ज्यादा मतलब सीवियर है। मतलब यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखा जाएगा और उस ऑफेंस के लिए कितनी पनिशमेंट है वो भी देखा जाएगा। फिर जाके ये कस्टोडियल इंट्रोगेशन वाली बात आती है, और तब भी उसको आप बिल्कुल अकेला अलग से नहीं देख सकते हो कि सिर्फ आप उसको अलग से देख के यहाँ डिसाइड कर दो कि इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है तो आप उसको छोड़ दे रहे हो, बेल दे रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल जो नहीं होने वाला है, बल्कि आपको इन सारी चीजों को एक साथ देखना है। तो यही चीज होती है गाइस। और केस यहाँ पे होता है पॉक्सो का केस होता है। अब जो अक्यूज्ड होते हैं वो 65 ईयर्स ओल्ड होते हैं, वो टीचर होते हैं, कोचिंग जो टेंशन मतलब ट्यूशन सेंटर वो जो चला रहे होते हैं उसमें वो प्रिंसिपल होते हैं, और इनके अगेंस्ट जो केस करी होती है वो उन्हीं के स्टूडेंट की होती है, जो कि एक 9th क्लास की स्टूडेंट होती है जो विक्टिम होती है इस केस में। तो इनके ऊपर यही एलिगेशन लगता है कि इन्होंने उस छोटी सी बच्ची का सेक्सुअल असॉल्ट किया है। अब यहाँ पे ये जो अक्यूज्ड है उनके वकील का ये कहना है कि ये 38 साल से 38 ईयर्स से यहाँ पे इस कोचिंग को चला रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और इनका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ही क्लीन है। अब यहाँ पे ये जो विक्टिम को वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे प्राइमा फेसी केस इनके अगेंस्ट में बनता है, प्लस यहाँ पे हमको कस्टोडियल इंटरोगेशन की भी जरूरत है ताकि इस केस में जो इनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं उसको और भी अच्छे से एस्टेब्लिश किया जा सके और प्रॉपरली यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो सके, ताकि इस केस में और भी ज्यादा खुलासा हो सके। और गाइस यहाँ पे कोर्ट ने भी इस चीज को मतलब +1 बोला, एग्री किया इस चीज से। कोर्ट ने कहा कि हाँ कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी होती है, यहाँ पे जरूरी है ताकि ये जो केस है इसमें और भी ज्यादा खुलासा हो सके, और जो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो चार्जेस लेवल कर रहा है इनके अगेंस्ट उसको और भी अच्छे से इस्टेब्लिश किया जा सके। और बेसिकली यहाँ पे इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो आईपीसी की धाराएं लगी हैं, और प्लस यहाँ पे पॉक्सो के भी एक्ट मतलब पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हैं, प्लस इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भी धाराएं लगी हैं। प्लस गाइज यहाँ पे केरला हाईकोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी हाईलाइट किया, जो कि केस का नाम है सुमिता प्रदीप वर्सेस अरुण कुमार। अब गाइज इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल देना है तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज को देखने होंगे। उसमें से जो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होने वाला है वो ये है कि क्या सही में ये जो अक्यूज्ड है, ये जो व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट में प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है या नहीं। दूसरी चीज फिर आप देखोगे कि ये जो ऑफेंस है उसका नेचर क्या है, उसमें इस ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी सीवियर है वो देखा जाएगा। और प्लस यहाँ पे जो कस्टोडियल इंटरोगेशन की जो बात बताई जा रही है वो वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है एंटीसिपेटरी बेल को देने से डिनाई करने के लिए। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज कही थी, कस्टोडियल इंटरोगेशन की अगर जरूरत है केस में तब तो बात ही खत्म, यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जाएगा। लेकिन मान लो अगर कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं भी है तब भी आप उसको सिर्फ एक सोल ग्राउंड बना के आप वहां पे एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट कर सकते हो। तो ये चीज है। अब गाइस इसके बाद जो खबर निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है, तो गाइस सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी को फटकार दिया है। क्यों फटकार दिया है? क्योंकि उन्होंने प्रोसीजर को बाईपास करने की कोशिश की है। क्यों करने की कोशिश की है? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो पार्टी है जो अपील लेके आई है वो अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ सिंगल जज ऑफ अ उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट के एक सिंगल जज बेंच थी, उसका जो जजमेंट था उसके अगेंस्ट में ये अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में लाए। हालांकि ओरिजिनल चीज ये होनी चाहिए थी कि अगर सिंगल जज के जजमेंट से अगर आपको दिक्कत है तो आपको हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास पहले जाना है। अगर वहां से अगर आपको दिक्कत महसूस होती है उनके जजमेंट से डिवीजन बेंच के, तब आप वापस से सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो। आप डायरेक्टली नहीं आ सकते हो। ये नहीं है कि आप सिंगल जज के जजमेंट से नाखुश हो तो आप बिना डिवीजन बेंच के पास गए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब गाइस कुछ केस यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो देखिए मैटर रिलेट करता है उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो गाइस यहाँ पे क्लास 4 एम्प्लॉयज के रेगुलराइजेशन के बारे में बात चल रही थी। तो गाइस मैटर जाता है यहाँ पे हाई कोर्ट के पास जाता है। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रार होते हैं मतलब जो अथॉरिटीज होती हैं यूनिवर्सिटी की, वो रेगुलर करने के लिए रेडी नहीं थी। हालांकि जब सिंगल जज जो हाई कोर्ट के जो सिंगल जज हैं उनके पास जब ये केस जाता है तब वो अगेंस्ट में इन रजिस्ट्रार साहब के अगेंस्ट में डिसीजन दे देते हैं और कहते हैं कि इनको रेगुलराइज करो जाके वहां पे। तब ये इस चीज के अगेंस्ट में डिवीजन बेंच के पास जाके
हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास जाके अपील कर देते हैं। डिवीजन बेंच भी यही चीज़ कहती है कि आप पहले सिंगल जज के पास फिर से जाइए और फिर से यहाँ पे आप पूरे मैटर की फिर से सुनवाई करिए। फिर से ये सिंगल जज के पास ये मैटर आ जाता है। फिर यहाँ पे सिंगल जज कहते हैं कि आप जाके रेगुलराइज करिए, मतलब इनके अगेंस्ट में फिर जजमेंट दे दिया। तब ये क्या करते हैं कि डिवीजन बेंच के पास इनको जाना, मतलब प्रोसीजर के हिसाब से डिवीजन बेंच के पास इनको दोबारा जाना चाहिए था, लेकिन ये वहां नहीं गए। ये कहाँ गए? ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसी बात पे इनको लताड़ रही है कि आपको पहले डिवीजन बेंच के पास जाइए, आप उनके फैसले से अगर ना खुश होते हो तब आप हमारे पास आइएगा। अब गाइस ये मैटर थोड़ा लंबा चल गया और ये रेगुलराइज नहीं किए हैं क्लास 4 एम्प्लॉयज को, तो इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। हालांकि इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने इनके अगेंस्ट में ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग थी उसको स्टे कर दिया था। अब ये मैटर लगा है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि ये आप गलत कर दिया है, आप प्रोसीजर को बाईपास नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है। अब गाइज इसके बाद जो खबर निकल के आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकल के आ रही है, तो गाइज इलाहाबाद हाईकोर्ट हमारी मिलिट्री आर्मी से कहीं ना कहीं नाखुश है। क्यों नाखुश है? तो गाइज आप जानते हो कि बड़े बड़े अटैक हो चुके हैं उरी आर्मी बेस पे और पठान एयरफोर्स जो हमारा स्टेशन है वहां पे टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, जिसके चलते मतलब जिसके बाद हमारे जो एयर बेस स्टेशन जितने भी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। और सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ साथ ये एक साइन बोर्ड यूज़ करते हैं मिलिट्री वाले, जिस पे लिखा रहता है कि देखते ही गोली मार दी जाएगी। मतलब अगर आप इनके प्रेमिसेस पे बिना परमिशन के वहाँ पे अगर एंटर कर जाते हो, ट्रेसपास करने की कोशिश करते हो, तो देखते ही गोली मार दी जाएगी। तो गाइस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज हैं वो इसी चीज़ पे थोड़ा नाखुश हैं। उनका कहना है कि ये जो लैंग्वेज आप जो यूज़ कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है, आप उसको थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हो, थोड़ा लाइट कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो स्टेशंस होते हैं, बेस होते हैं, वो ऐसी जगह बने होते हैं जहाँ पे पब्लिक, मतलब जिसके आसपास पब्लिक आती जाती रहती है, स्पेशली उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनको इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं देखते ही गोली मार देंगे, बच जाओगे, फिर से गोली मारेंगे, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा वायलेंट है। तो इसको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको थोड़ा सॉफ्ट कर दो इसकी लैंग्वेज को। अब गाइस केस भी यहाँ पे ऐसा ही कुछ होता है कि एक नेपाली सिटीजन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नशे की हालत में ट्रेसपास कर देते हैं यहाँ पे आर्मी के बेस में, मतलब सॉरी एयरफोर्स के बेस में। तो यहाँ पे एयरफोर्स वाले इनको पकड़ लेते हैं, इनके ऊपर मुकदमा हो जाता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में और IPC के अंडर। और यहाँ पे खास बात ये है कि ये जो खुद ट्रेसपास करते हैं ये नशे की हालत में करते हैं। अब ये भले दारू पियो या फिर गांजा फूके, बात की बात है, लेकिन नशे में घुस जाते हैं वहाँ पे। तो इनको वहाँ पे बुक कर लिया जाता है IPC और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, और इन्हीं की बेल एप्लीकेशन आती है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास। तब ये सारी ऑब्जर्वेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट देती है। अब यहाँ पे नेपाली सिटीजन जो हैं उनका ये कहना है कि मैं तो एक गवार आदमी हूँ, इलिटरेट आदमी हूँ, नेपाली सिटीजन हूँ, या मैं तो बस यहाँ पे इंडिया में जॉब ढूंढने आया था और जो मैंने किया वो गलती से हो गया, मेरा कोई भी इसमें इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी ये सारी बातें सुनी और इनको यहाँ पे बेल दे दिया, क्योंकि अभी थोड़ा डिले होने वाला है इनके ये जो केस है उसके ट्रायल को स्टार्ट होने में। और यहाँ पे कोई चांस भी नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है नेपाली सिटीजन है यहाँ पे कि ये एविडेंस के साथ टैम्पर करेंगे। अब गाइस यहाँ पे जो हमारी एयरफोर्स है उसका ये कहना है कि जब से ये दोनों अटैक्स हुए थे पठानकोट पे और उरी बेस पे, तब से यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी हमारे देश भर में जितने भी बेसेस हैं, स्टेशन है, वहाँ पे बढ़ा दी गई है, ताकि ये जो घटना हुई थी ये दोबारा ना हो। और इसीलिए ये सब साइन बोर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं कि देखते ही गोली मार दी जाएगी। ये सब उसी का पार्ट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना ये है कि आप इसकी जगह थोड़ा सस्ता सा मतलब फ्रेज यूज़ कर लो कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हु इलीगली ट्रेसपास इन द प्रेमिसेस, ऐसे टाइप का आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ है गाइस। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट खबरें थी जो सिग्निफिकेंट मुझे लगी। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपको अगर कुछ कहना हो या अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए LLB वाला को। बाकी स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, जय हिंद।